हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी को एक बार बताना चाहता हूँ कि अब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र और विस्फोटक जैसी सुविधाओं का लाभ अब आप स्वयं ले सकते हैं। किसी भी जनसेवा केंद्र पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और इस आईडी को आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। मैं जैसा जैसा बताऊंगा वो प्रोसीजर आप फॉलो करिए और इसके बाद में आपको आईडी फ्री मिल जाएगी। उसमें एक भी रुपए का आपका खर्च नहीं लगेगा। फ्री में आप आईडी पाएंगे और जो है आप लोग फ्री में जनसेवा केंद्र का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि अभी थंबनेल में दिख रहा है, ऑल सर्विस इन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यूपी इज आर हियर। वैसे ही आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये हुआ है कि इसको गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट से हटा दिया है और फिलहाल मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में ये सुविधा भी इसी वेबसाइट पे अपलोड कर दे। आप लोग जुड़े रहिए और हम आपको बताते हैं कि कैसे इस आईडी को आप खुद से बना सकते हैं और खुद के जनपद में, खुद के ज़िले में कैसे आप लोग अपनी दुकान डाल सकते हैं जनसेवा केंद्र की। या नहीं दुकान डालना है तो आप बिना जनसेवा केंद्र जाए हुए अपनी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप घर बैठे ले सकते हैं। इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत डिटेल्ड वीडियो है तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ चीज़ें जो इसमें छूट जाएंगी उसको मैं बताऊंगा। क्योंकि आज मैं सिर्फ 2 टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं और वो 2 टॉपिक ये हैं कि पहले तो मैं आपको आईडी क्रिएशन का बताऊंगा, कैसे क्रिएट होती है आईडी, और सेकेंड टर्म में मैं बताऊंगा कि निवास प्रमाण पत्र कैसे आवेदन होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का एसपी ब्लॉक 5 पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अभी कुछ सेकंडों में मैं आपको आईडी क्रिएशन और जो है उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हमारे द्वारा बताई गई वेबसाइट के लॉगिन पर उपलब्ध होंगी उनके बारे में आप जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका क्रोम का गूगल पेज। गूगल तो दुनिया भर में फेमस है, उसी तरीके से आप भी जानते हैं। तो हम अपना क्रोम ओपन करते हैं और आ जाते हैं गूगल के मेन पेज पर और यहाँ लिखते हैं ई डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए लिख के आ गया क्योंकि हमने ऑलरेडी सर्च कर लिया था पहले। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पहली वेबसाइट हमको मिलती है e-district.up.gov.in। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और हमको मिल जाती है उत्तर प्रदेश के जनसेवा केंद्रों की जानकारी और उनमें उपलब्ध सभी समस्त सेवाओं की जानकारी। पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सभी प्रमाण पत्रों के आवेदन में कॉमन है, तो उसको पहले जान लीजिए। उसको कहते हैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का मतलब ये होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जब वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो उसमें दी हुई जानकारियों का आप जो है स्वयं जिम्मेवार होते हैं। और ये आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जो दिख रही है
इसके इस सेक्शन महत्वपूर्ण डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और ये दिख रहा है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इस पे हम क्लिक करते हैं और ये देखिए खुल के आ गया। इसमें लिखा है संख्या डैश 874 आबलिक AK 92014, मतलब ये दिनांक 9 दिनांक 16 जून 2014 का संलग्नक है। मतलब ये जो नियम है वो 2014 से लागू है। किसी भी प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में मैं मतलब आवेदक अपना स्वयं का यहाँ नाम लिखेगा। इसके बाद में यहाँ देखिए पुत्र लिखा है, पुत्री लिखा है, श्री लिखा है। अगर किसी व्यक्ति का मतलब पुरुष का आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पुत्र होगा, और पुत्र के जगह पे यहाँ पर पुरुष है तो उसके पिता का नाम, अगर पुत्री है तो उसके पिता का नाम, अगर वो महिला विवाहिता है तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन इन लोगों को करना चाहिए था लेकिन किए नहीं है, फिलहाल वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जन्म लिखा है, वर्ष आप कितने वर्ष के हैं, तो यहाँ पर आप इसको ओरली हटा के ऐसे आप अपना जन्म तिथि इस सेक्शन में डाल सकते हैं। जन्म तिथि आपकी जो आधार में लिखी है, आवेदक की जो लिखी है वो डाल सकते हैं। व्यवसाय देखिए यहाँ पर लिखा है व्यवसाय, आप अगर आप गृहिणी हैं, महिला का आवेदन कर रहे हैं, अगर वो गृहिणी है या जॉब कर रही हैं या कोई सर्विस कर रही हैं, मतलब ऐसा कुछ कि जो संविदा पे है, तो वहाँ पर आप अपने अनुसार आवेदक से पूछ के यहाँ चीज़ें डाल सकते हैं। आप खुद से ऑपरेटर हैं तो आप खुद से कुछ भी न डालें, आप आवेदक से कंफर्म करके डालें। और फिर यहाँ पे देखिए निवासी लिखा हुआ है, निवास स्थान, आवेदक का निवास स्थान यहाँ पर डालें। प्रमाणित करते हुए घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी जानकारियाँ हम दे रहे हैं ऊपर वो सब सत्य हैं, और उनमें अगर गलती पाई गई तो फिर आरोपी कौन होगा, वो आवेदक स्वयं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिनांक के साथ स्थान, आवेदक के हस्ताक्षर और आवेदक का नाम भी होता है। इसको आपको भर के और स्कैन करना है। कितने KB में ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये JPG या JPEG फॉर्मेट में 100 KB से अंदर इसको स्कैन करके आपको रखना है। चलते हैं अगली जानकारी के लिए। ये हम वापस आपको लेके आए हैं ई डिस्ट्रिक्ट के पुराने पेज पे। वापस देखिए ये यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन जो होता है, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में जो एथोराइज CSC होते हैं। एथोराइज CSC का मतलब जो जिनकी ID बनी होती है, जनसेवा केंद्र उनका चल रहा होता है, उनके लिए ये सारी सुविधाएं होती हैं। और इसमें ई डिस्ट्रिक्ट के जो अपर अधिकारी होते हैं, जैसे उनके मैनेजर हुए या उनके और कर्मचारी हुए, उनके लिए यहाँ लॉगिन की व्यवस्था की गई है। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन जब आप करेंगे तो इसमें देखिए ये दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट DSP एडमिन, मतलब जो जिला लेवल के अधिकारी हैं, अप्रूवल अथॉरिटी ये जो तहसील लेवल के हैं, वेरीफाई अथॉरिटी ये जो है जिला लेवल के ही अधिकारी होते हैं। ये CSC ई डिस्ट्रिक्ट जिनका जनसेवा केंद्र पहले से पंजीकृत है उनके लिए ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा अवसर दूंगा और ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप बिना जनसेवा केंद्र पे जाए, बिना इनसे मिले, आप उन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो दिख रहा है ये मैं आपको बताऊंगा स्वयं से कैसे बनाएंगे आप। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं। यहाँ से आप आएंगे, ये देखिए यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन दिख रहा है आपको, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा सिटीजन लॉगिन के बारे में। ये देखिए सिटीजन लॉगिन पे जब आप क्लिक कर रहे हैं
तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है यूजर नेम, पासवर्ड, और ये सुरक्षा कोड जो होता है, ये सुरक्षा कोड इसको आपको ऊपर वाले कॉलम में फिट करना है। जैसा लिखा है वैसा ही फिट करना है। फिट करने का मतलब ये है कि जैसे ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं, अगर बड़े लेटर में लिखे हैं, न्यूमेरिकल में लिखे हैं, तो इनको ऐसे करना है, अगर स्मॉल लेटर में लिखे हैं तो ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसकी आईडी कैसे बनानी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि इसमें यूज़र नेम क्या डालें, यहाँ ओटीपी क्या डालें, क्या पासवर्ड डालें। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ एक ऑप्शन होता है ऊपर, नवीन पंजीकरण। नवीन मतलब आप नए हैं, आपको उपयोग करना है तो आप पंजीकरण करें। वही ऐसे क्लिक करते हैं इस पे, और आगे हमारे सेक्शन में ये खुल के आ जाता है। इसमें इतनी जानकारियाँ आपको भरनी है। लॉगिन आईडी में आप ऐसा कुछ चुनें जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब किसी और ने उस लैंग्वेज, मतलब उस न्यूमेरिक अंक को या उस अल्फ़ाबेटिकल अंक को किसी ने यूज ना किया हो। ठीक है दोस्तों। और दूसरे में आवेदक का नाम, आप अपना नाम डाल दीजिए, आवेदक जो है उसका नाम डाल दीजिए। अगर आप कहीं दुकान खोल के बैठे हैं, जनसेवा केंद्र खोल के बैठे हैं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का आवेदन करना है तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए जन्म तिथि आप स्वयं से डाल सकते हैं। जन्म तिथि यहाँ पर आप डाल दें, देख रहे हैं दोस्तों, जन्म तिथि आप डाल दें। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष डाल दें, अगर महिला है तो महिला डाल दें। यहाँ देखिए चयन करने के बाद में यहाँ पे जो है पुरुष महिला ट्रांसजेंडर आ जाएगा। पुरुष या महिला डाल सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आवासीय पते में आप अपना पता डालेंगे यहाँ पे कि आप कहाँ रह रहे हैं, और आपकी आईडी जो बन रही है वो किस ज़िले के लिए बन रही है और वहाँ का पिन कोड क्या है, ये आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद में आप ज़िला का चयन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ये इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, केवल सेवा प्राप्त करने वाले ज़िले का चयन करें। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप किसी भी जनपद का चयन करते हैं तो सिर्फ आप उसी जनपद की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आप आवेदक हैं तो अपने जनपद का चुनाव करें। अगर आप आवेदक नहीं, कोई दुकानदार हैं, तो दुकानदार के हिसाब से आप उस जनपद का चुनाव करें जिस जनपद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डाल दें। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा कोड दिख रहा है, कैप्चा इसे बोलते हैं, ये कैप्चा कोड इस कॉलम में आप डाल दें। कैप्चा कोड डालने के बाद आप इसको सुरक्षित कर दें। सुरक्षित करने के बाद में आपको आईडी आपकी यहाँ पर मिल जाएगी, जैसा कि मैं आपको शो कर दूँ। यहाँ पे जैसे मैं कोई अल्फ़ाबेटिकल आर्डर लेता हूँ, फ़िलहाल मैं प्राइवेसी के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब कहता है कि अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करो। जैसे मैं XYZ यहाँ लेता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल अंक ले लेता हूँ और यहाँ पर उपलब्धता की जांच करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये लिख के आ गया, ये लॉगिन आईडी प्रयोग के हेतु उपलब्ध है। तो आप अपना नाम डाल दें या नाम के आगे जन्म तिथि डाल दें या कोई ऐसा अंक डाल दें जो थोड़ा यूनिक हो, आपको मिल जाए। इसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ले चलता हूँ मैं आपको पुराने वेब पेज पे। जैसा मैंने आपको बताया कि आईडी कैसे बनाते हैं। आप आईडी बनाने के बाद में आप जो है यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड जो है चूज करके यहाँ डाल सकते हैं। तीसरे स्टेप में मैंने आपको बोला था कि यहाँ जो कैप्चा कोड है इसको आप सुरक्षा कोड के घेरे में आप भर के सबमिट कर सकते हैं। सबमिट का बटन ये है, आप तीनों डिटेल्स को फिल करके फिर सबमिट का बटन दबाएंगे। सबमिट का बटन दबाने के बाद में आपको इंटरफेस जो खुल के आएगा वो ये है। सबमिट के बाद में आपको इंटरफेस खुल के दिख के आएगा। इसमें जो है आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ये देखिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी में,
जैसा कि बहुत सारे ऐसे आवेदनों में कहा जाता है कि आप सेंट्रल की जात दें। सेंट्रल की जात का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करें जो आने मतलब अदर स्टेट्स की जो फैकल्टीज़ हैं वो देख सकें, कि वो जान सकें कि हिंदी बहुत सारी मतलब ऐसी स्टेट हैं, जैसे आंध्रा वगैरह ले लीजिए, तमिल वगैरह ले लीजिए, तमिलनाडु वगैरह, वहाँ पर हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं। जो सेंट्रल की जात इसलिए अनिवार्य होती है, तो अंग्रेजी में आप आवेदन कर सकते हैं। और फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है आय प्रमाण पत्र का भी आवेदन आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको निवास प्रमाण पत्र का आवेदन का ऑप्शन मिलता है, निवास कर सकते हैं। आप दिव्यांग प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते हैं। आप हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग और इसका आवेदन उपयोग मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी तुरंत। शराब की भट्टी, शराब का जो दुकान होता है उसको लेने के लिए जो टेंडर डालना पड़ता है, उसमें ये आवेदन का जो है क्रमांक इसका यूज होता है, उसके लिए ये दोनों आवेदन होते हैं। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि इसकी जानकारी मुझे चाहिए तो मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में आप लोग दीपावली में देखते हैं आतिशबाजी का जो सामान का निर्माण का या उसको रखने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए या उसकी बिक्री के लिए जो लाइसेंस का आवेदन होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसका आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के आपके खेत की या आवेदक या कस्टमर के या खेत की खेतौनी की ज़रूरत है तो आप यहाँ से उसका भी पंचायती राज विभाग में, राजस्व विभाग में, समाज कल्याण विभाग में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप जो है प्रमाणित खतौनी चाहते हैं तो प्रमाणित खतौनी की नकल निकालने के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। या आप अगर अपने परिवार रजिस्टर की नकल चाहते हैं आवेदक या कस्टमर के लिए तो वो यहाँ से आवेदन हो सकता है। हाँ, ये यहाँ एक देखने योग्य बात यह है, असहाय व्यक्तियों के इलाज तथा उनकी पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता, इसका आवेदन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत होगी इसके बारे में जानकारी के लिए तो आप कमेंट करिए, मैं इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो बना के आपको बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं और कौन कौन से चीज़ें हैं जो इनको पूरी करनी होती हैं। एक दंपत्ति पुरस्कार योजना है, ये भी उसी प्रकार की योजना है, समाज कल्याण विभाग की योजना है। इसके लिए आवेदन हो सकता है, आपकी इसी आईडी से हो सकता है, अप्रूवल भी मिलेगा आपको और इसका जो पैसा आता है वो आवेदक के खाते में भी जाएगा। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आज 2 टॉपिक डिस्कस करने वाला था, एक आईडी का बनाना और दूसरा था निवास प्रमाण पत्र का आवेदन करना। तो मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि आईडी कैसे बनाई जाती है और दूसरा मेरा फोकस जो है वो है निवास प्रमाण पत्र को बनाना। तो फिर बढ़ते हैं दोस्तों निवास प्रमाण पत्र की तरफ। जब आप निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करते हैं तो आपके पास पहला पेज खुल के ये आता है। आप कस्टमर का या आवेदक का या स्वयं का आधार नंबर यहाँ डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में ये जो सिक्योरिटी कोड आपको दिख रहा है इसको आप इस कॉलम में फिट करेंगे। फिट करने का मतलब ये है इसको उठा के यहाँ पे भरेंगे। फिर इस जो क्वेश्चन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में जो मोबाइल नंबर आपके आधार में लगा होगा उस पर OTP जाएगी। ये चाहे आप जनसेवा केंद्र से कराएंगे चाहे स्वयं से करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जब आप OTP का सत्यापन करवाते हैं तो जो डिटेल्स आपके आधार में है वो जाके आपके निवास प्रमाण पत्र में ऑटोमेटिक सिंक हो जाती हैं। तो आप जब इस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपके लिए नया स्टेप खुल, जब वहाँ आप OTP भर देंगे उसके बाद में ये देखिए कॉलम दिख रहा है आपको प्रार्थी का नाम हिंदी में, ये आपको भरना नहीं है। मैंने ब्लर किया है YouTube की प्राइवेसी के लिए क्योंकि वो कॉपीराइट कर देता है। और ये आपके आधार से ये दोनों डिटेल्स यहाँ ऑलरेडी फिल होके आएंगी। आपको यहाँ पिता का नाम या पति का नाम, अगर महिला है तो पति का, अगर पुरुष है तो पिता का नाम भरना है। इसके बाद उसकी माता का नाम यहाँ भरना है। माता का नाम आप यहाँ भर सकते हैं।
इसके बाद में उसकी जन्म तिथि ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, उसके आधार में जो जन्म तिथि लिखी होगी वो जन्म तिथि ऑलरेडी यहाँ पर ले लेगा। आपको भरने की ज़रूरत है जन्म स्थान, उसका जन्म कहाँ हुआ है ये आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आप उसका पता भरेंगे, मकान नंबर के बाद में आप मोहल्ला उसका भरेंगे, पोस्ट ऑफिस भरेंगे, पोस्ट ऑफिस भरने के बाद में आप जनपद भरेंगे। जनपद वही भर सकते हैं आप जो आपने वहाँ आईडी बनाते टाइम सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि एक ही जनपद के लिए ये आईडी अवेलेबल है। इसके बाद में उस जनपद की आपको तहसील भरना है। तहसील यहाँ पर भरने के बाद में उस जनपद के उस तहसील का वो थाना खुल के आएगा जिसमें वो रहता है। थाना भरने के बाद में वो गांव खुल के आएगा, जो राजस्व ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम खुल के आएगा। इसके बाद में कस्टमर का आपको मोबाइल नंबर डालना है जो चालू हो, क्योंकि बाद में लेखपाल इसी नंबर पे संपर्क करेगा आख्या लगाने के लिए। अगर वो महिला है तो आपको वर्ष भरना है, अगर वो पुरुष है तो आपको वर्ष भरने की ज़रूरत नहीं, वो जन्म से आप टिक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है, प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता क्या है। आवेदक से एक बार आप पूछ के भरिए, अपने मन से ना भरिए। आवेदक से पूछिए किस चीज़ के लिए आप बनवा रहे हैं। इसके बाद में आपको एक चीज़, ये कॉलम दिखाई दे रहा है, क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो हाँ का क्लिक कीजिए और इसके बाद उसके पूर्व निवास प्रमाण पत्र की जानकारी का विवरण यहाँ भर दीजिए। इसके बाद में नीचे ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बताया था क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर आप हाँ करेंगे तो उसके लिए यहाँ डिटेल्स, उसका प्रमाण पत्र संख्या है, एक कॉलम खुल के आ जाएगा, उसमें आपको डिटेल्स यहाँ भरनी पड़ेगी, प्रमाण पत्र संख्या। अगर नहीं कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आवेदन का शुल्क, हाँ एक समझने वाली बात यह है कि मैंने अभी आवेदन का शुल्क भुगतान नहीं किया है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने भुगतान किया है या मैं करने वाला हूँ अभी तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद में आपको राशन कार्ड की संख्या, अगर उस आवेदक का आधार कार्ड किसी भी राशन कार्ड से लिंक है तो वो संख्या आपको लिख के यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको अपलोड करने में सबसे अहम काम है कि अपलोड कैसे किया जाए। अपलोड करने में आपको ये करना है, संलग्न का शीर्षक आपको चुनना है। संलग्न का शीर्षक का मतलब क्या है, कौन सी चीज़ आप अपलोड करना चाह रहे हैं। इन चीज़ों में आपको देखिए कंपलसरी इसमें ये है, आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जिसके बारे में मैंने बताया ये अपलोड करना पड़ेगा। अन्य में जाकर उसके आधार कार्ड की एक प्रति आपको अपलोड करनी होगी, आगे की और पीछे की भी। तो आपको मैं बता दूं कि फ़ोटो की अधिकतम साइज जो होती है वो 50 KB के अंदर होनी चाहिए। फ़िलहाल अगर आप चाह रहे हैं कि आधार कार्ड में जो फ़ोटो उपलब्ध है मैं उसी का उपयोग करूं, तो ये यहाँ पर एक टिक बॉक्स है, इस पर टिक कर दें। जो आधार में फ़ोटो होगी वो ऑटोमेटिक इस प्रमाण पत्र पे अपलोड हो जाएगी। अगर आप नहीं चाहते तो ये फ़ोटो का ऑप्शन आप चूज करके 50 KB के अंदर की फ़ोटो आप स्कैन करके और अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के बारे में मैंने पीछे ही वीडियो में बताया है, आप वहां से जाकर स्किप करके अगर नहीं समझ आया तो देख सकते हैं। इसके बाद आपको आधार कार्ड की फर्स्ट कॉपी सामने वाली और बैक कॉपी एड्रेस वाली दोनों अपलोड करनी पड़ेंगी। उसको हो सके तो आप पेंट में जाके दोनों को एक में कर लें और एक साथ अपलोड करें, क्योंकि हाँ हो सकता है वो 2 बार भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का होता है ऑप्शन। तो एक फ़ोटो कर देंगे आप, एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कर देंगे, एक अन्य में जाके आधार की फर्स्ट कॉपी, एक आधार की सेकंड कॉपी, 4 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आधार एक ही में अपलोड करें तो उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे दोनों आधारों के स्कैन कॉपी को एक में करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले। ये अपलोड होने के बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। आप इसके बाद दर्ज करे पर क्लिक करेंगे, दर्ज करे पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए ये आपका आवेदन हो चुका है और आवेदन होने के बाद में यहाँ पर आपके आवेदन की संख्या भी आ जाएगी। आवेदन की तिथि जो है वो आज की है तो आज की आ जाएगी। आवेदक का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा।
इसके बाद उसके पिता का भी नाम आ जाएगा, माता के भी नाम आ जाएगा, और जो आवेदक है, आवेदक की जन्म तिथि भी यहाँ आ जाएगी। आप क्रॉस चेक करने के लिए एक बार आप फार्म को दोबारा पढ़ें, उसका पता पढ़ लें और उसका फ़ोटो देख लें। फ़ोटो देखने के बाद में आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं, और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद में आप इस ऑप्शन पे पहुंचते हैं। ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको आप पेमेंट करने की ज़रूरत है, और पेमेंट बहुत कम होता है। पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपको शुल्क कटवाना है इस डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए। तो आप अगर जन सेवा केंद्र पे जाते हैं तो वहाँ से आपको 100 रुपये या इससे अधिक या इससे 10-20 रुपये कम भी देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र 15 रुपये में आप किसी भी डॉक्यूमेंट का आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आवेदन संख्या अपना क्रॉस चेक करने के बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज हमारे सामने खुल के आता है, और यहाँ पर हम लोग इसमें से ये ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग फ़ोन पे और गूगल पे का यूज करते हैं। हो सकता है कोई दोस्त हमारा नेट बैंकिंग का यूज ना करता हो, या हो सकता है किसी दोस्त के पास या डेबिट कार्ड उपलब्ध ना हो, तो हम सबसे इजीएस्ट ऑप्शन चुनते हैं क्यूआर कोड का। यहाँ पर क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन खुल के आएगा भीम यूपीआई। भीम यूपीआई पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के बाद में। इसके बाद में ये नीचे मेक फॉर पेमेंट करके एक ऑरेंज कलर में ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा एक बार कोड दिख जाएगा। दोस्तों बार कोड को आप अपने फ़ोन में फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम पे स्कैन करें, और 15 रुपये, मात्र 15 रुपये का आप इस पे पेमेंट करें। वो सीधे यूपी गवर्नमेंट को जाता है। 15 रुपये का पेमेंट करने के बाद में आपका आपका पेमेंट जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है, आपको एक मैसेज आ जाएगा कि यूर हैव सक्सेसफुली पेड योर एप्लीकेशन फ़ी। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी आईडी को पुनः लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सेवा शुल्क भुगतान नाम के, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सेवा शुल्क भुगतान, इस पे क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद जो आवेदन संख्या थी, आवेदन संख्या को हम इस कॉलम में भरेंगे। आवेदन संख्या को इस कॉलम में भरने के बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम पेमेंट को सुरक्षित जैसे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ भरा, और फिर मैं पेमेंट को यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद मुझे सुरक्षित करने का एक ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पे, उस पर हम क्लिक करके सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद दोस्तों ऐसी रसीद हमारे पास खुल के आ जाएगी। ऐसी रसीद में क्या होगा, हमको ये सेवा शुल्क का भुगतान दिखाएगा, आवेदन संख्या दिखाएगी, आवेदन की तिथि दिखाएगी, और ये जो है हमको किस सेवा का हमने भुगतान किया है वो दिखाएगा। आवेदक का नाम यहाँ दिखाएगा और आवेदक के पिता का नाम दिखाएगा। इसको हम प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे या स्वयं के लिए जानकारी के लिए रख लेंगे। यहाँ देखिए ये दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें जो भी आवेदन आपने किया उस आवेदन को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आवेदन क्रमांक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आवेदन क्रमांक को आप यहाँ पे आके, और हम बता रहे हैं आपको, उस हिसाब से आप आवेदन क्रमांक को डालेंगे और चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन की स्थिति जानने का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा जो आपने एप्लीकेशन का आवेदन किया है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एप्लीकेशन का नंबर यहाँ डाल दिया है ऐसे करके। इसके बाद में इस पर सर्च करेंगे तो वो आपका दिखा देगा कि किस लेवल में किस अधिकारी के पास सुरक्षित वो पड़ा है, उसको रिपोर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियो में और नई सेवा के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, आपका रात्रि शुभ हो, कि रात्रि में वीडियो बना रहे हैं तो रात्रि शुभ हो। अभी मैं इस वीडियो को तुरंत पोस्ट करूंगा,
आप सभी लोग अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और किसी भी जानकारी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।